Friends, so let's come to the fourth lecture of environment part and the topic is pollution and इसमें air pollution है, water pollution है and plastic pollution and then some government bodies के बारे में बताया गया है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन में जो फर्स्ट टॉपिक है एमिशन नॉर्म्स फॉर द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको पता है पॉल्यूशन एमिट करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करते हैं, जिसके कारण जो है दिल्ली एनसीआर वाला जो रीजन है हमारा, दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव आ गए, नोएडा आ गए, ये वाले एरिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है विंटर्स के टाइम पे बिकॉज ऑफ स्टबल बर्निंग, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इन सब के कारण भी होता है। सो दैट्स वाई ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। अब अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि ओनली 77 कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूनिट ने अभी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जो एक हमारा टेक्नोलॉजी है उसको इंस्टॉल किया है, जो कि लेस देन 8% है टोटल कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी की। तो हमारे यहाँ जो थर्मल बेस्ड पावर प्लांट है वो बहुत ज़्यादा है, बट उसमें से सिर्फ 77 कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूनिट्स ने डीसल्फराइजेशन जो एक गैस होती है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, उसको इंस्टॉल किया है कि हमको सल्फर को रिड्यूस करना है। अब व्हाट आर द एमिशंस नॉर्म्स? तो कुछ एमिशंस नॉर्म्स थर्मल पावर प्लांट्स के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। पहला है एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड। सबसे पहले एनवायरमेंटल एमिशन स्टैंडर्ड हमको लेना है फॉर किन 3 चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, SO2, NOx एंड मर्करी एमिशंस जो भी हमारे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से होते हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए जो है हमको एमिशन स्टैंडर्ड्स बनाने हैं। पहली बार 2015 में इंट्रोड्यूस की गई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और टाइमलाइंस जो है वो अभी एक्सटेंड कर दिया गया है 2022 तक के लिए था। ठीक है, अब व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ द नॉर्म्स? तो 3 कैटेगरीज डिवाइड किए हैं उन्होंने और 3 डेडलाइंस दी हैं। अब कैटेगरी ए वाले हैं जो दिल्ली एनसीआर के रेडियस में 10 किलोमीटर रेडियस में आते हैं और जहाँ की सिटीज़ की पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, तो उनके लिए कुछ डेडलाइंस दिए। तो आपको डेडलाइंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये कभी यूपीएससी नहीं पूछेंगे, याद रखिएगा कौन से रीजन में हमारा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कैटेगरी बी में 10 किलोमीटर जो रेडियस है, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ जो हमारे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में नहीं आते, और कैटेगरी सी में अदर सारे पावर प्लांट्स हैं। तो दीज आर द कैटेगरीज जिनको एमिशन नॉर्म्स जो है डेडलाइंस जो है अलग अलग दी हैं। अब पावर प्लांट यूनिट्स जो हमारे दिसंबर 31, 2027 से पहले रिटायर हो रहे हैं उनको जो है उनको ज़रूरी नहीं है कि वो SOx के जो है हमारे स्पेसिफाइड नॉर्म्स को मीट करें, तो उनको ज़रूरी नहीं है। अब व्हाट इज़ बेनिफिशिएटेड कोल की बात करें तो बेनिफिशिएटेड कोल क्या होता है? बेनिफिशिएटेड कोल जो है वो हमारी फ्लाई ऐश जनरेशन को मिनिमाइज़ करते हैं। अब कोल बेनिफिशिएशन का मतलब सिंपल होता है कि ये एक प्रोसेस होता है थ्रू विच कंबस्शन एट्रीब्यूट जो है कोल का वो एनहांस किया जाता है बाय सेपरेटिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सेपरेट करके, मतलब जो रॉ कोल है उसको उसमें से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करके जो है कोल बेनिफिशिएशन निकाला जाता है। अब जितने भी थर्मल पावर प्लांट जनरेशन यूनिट है उनको बोला है कि टोटल ऐश जो भी आप प्लांट्स में जनरेट करते हो थर्मल पावर प्लांट्स में, उसका 100% यूटिलाइजेशन आपको करना है विद इन अ 10 किलोमीटर ऑफ radius, that is called each थर्मल पावर प्लांट के जो भी एमिशन नॉर्म्स हैं। अब पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पावर प्लांट ऑपरेशन। तो सबसे पहले प्री कंबस्शन स्टेज में कोल वॉशिंग और ब्लेंडिंग करनी है आपको। प्री कंबस्शन मतलब कंबस्शन से पहले। फिर इन कंबस्शन, जब आप कंबस्शन प्रोसेस में रहो तो लो NOx बर्नर यूज़ करना है और ओवर फायर एयर यूज़ करना है इन बॉयलर फॉर NOx। लाइमस्टोन इंजेक्ट करना है इन द फर्नेस ऑफ SOx क्योंकि SO2 रिड्यूस कर पाओ आप। फिर CFBC बॉयलर्स यूज़ करने जो कि हाईली फ्यूल फ्लेक्सिबल होते हैं और एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होती है जो कि लो ग्रेड हाई मॉइस्चर लिग्नाइट को यूटिलाइज करके बनाई जाती है। सो दीज आर इन कंबस्शन प्रोसेस आपको करना है। अब कंबस्शन प्रोसेस के बाद आपको क्या करना है? तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे SOx एमिशन के लिए। तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप SO2 को रिड्यूस कर सकते हो। NOx एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए सेलेक्टिव कैटलिक और नॉन
कैटेलिक रिडक्शन बनाया गया है, और पार्टिकुलेट मैटर को रिड्यूस करने के लिए फैब्रिक फिल्टर्स बनाए गए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन और फैब्रिक फिल्टर्स, तो उससे हमारा पार्टिकुलेट मैटर रिड्यूस होंगे। सो दीज आर द कंबस्शन प्रोसेस एंड दीज आर द थिंग्स। आपको याद करने की क्या ज़रूरत है, SOx एमिशन के लिए क्या रिड्यूस करने के लिए क्या बोला है, NOx के लिए क्या बोला है, पार्टिकुलेट मैटर्स के लिए क्या बोला है, और थर्मल पावर प्लांट के क्या क्या चीज़ें हैं। So this is all about emission norms for coal based thermal power plant. Next आते हैं graded response action plan, very important। दिल्ली NCR में graded response action plan हर बार विंटर्स के टाइम पे स्टार्ट किया जाता है। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो NCR और एडजॉइनिंग एरियाज़ के लिए बनी है, उन्होंने बोला है कि हम रिवीजन करेंगे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में कि एयर पॉल्यूशन जो है दिल्ली NCR में वो कम हो पाए। अब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है क्या, तो ये एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है जो कि दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल पे बेस्ड है। कि जो दिल्ली का आपको पता है, दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल, एयर पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है विंटर्स के टाइम पे, तो उनके लिए सिर्फ दिल्ली NCR वाले रीजन के लिए जो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान आया। अब ये प्रिपेयर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था 2016 में MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कि आप जो एयर क्वालिटी है दिल्ली NCR में उसको उसके लिए कुछ स्टेप्स लीजिए। तो पहली बार ये नोटिफाई हुआ था अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जनवरी 2017 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फिर इम्प्लीमेंटिंग जो है वो एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आती कंट्रोल बोर्ड जो है वो करती है। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करती है। फिर 2021 ऑनवर्ड्स जो है अभी इसको इम्प्लीमेंट कौन करती है, CAQM अथॉरिटी जो है, दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, वो हमारी इम्प्लीमेंट करती है। बिकॉज अभी इन्होंने रिप्लेस, इस बॉडी ने उनको रिप्लेस किया है। अब अक्टूबर 2022 की बात करें तो ग्रैप जो है वो एनफोर्स बेस्ड ऑन एयर क्वालिटी इंडेक्स। जितने भी एयर क्वालिटी इंडेक्स हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स में जितनी भी चीज़ें आती हैं उस हिसाब से आप इसको लगाओगे। ओल्ड वर्जन में पहले सिर्फ PM 2.5 और PM 10 पॉल्यूशन जो कंसनट्रेशन था उसको बस देखना था हमको, बट अभी जो है 8 पॉल्यूटेंट आते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। उन 8 पॉल्यूटेंट में आप एयर क्वालिटी मेजर करोगे इन दिल्ली NCR। अब 4 स्टेजेस क्वालिफाई की है, 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं जो कि दिल्ली के एयर क्वालिटी के बारे में बताते हैं। पहला है स्टेज 1 जो कि पुअर एयर क्वालिटी। अब यहाँ पे पुअर एयर क्वालिटी, जहाँ पे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 होता है, वहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना है NGT और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को। सिर्फ आप होटल्स, रेस्टोरेंट और ओपन ईटरीज जो है वही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी अलाई करेंगे और क्लीन फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी ही यूज़ करेंगे। सिटीजन्स चार्टर के लिए हाइब्रिड व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप यूज़ करोगे, और डू नॉट ड्राइव प्लाई एंड लाइफ, जिसके 10 से 15 साल ओल्ड डीजल व्हीकल्स हैं वो सब आप ड्राइव नहीं कर सकते। स्टेज 2 है, दैट इज़ वेरी पुअर एयर क्वालिटी, जहाँ पे रेगुलेशन जो है किया जाएगा कि आप कब यूज़ कर सकते हो, कब नहीं यूज़ कर सकते हो, और प्रोमिनेंट एक्शंस भी लिए जाएंगे। स्टेज 3 है सीवियर एयर क्वालिटी, जहाँ पे NCR स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की, वो रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी BS थ्रू और BS4 जो डीजल व्हीकल्स हैं उनमें। और NCR गवर्नमेंट ने बोला है कि फिजिकल क्लासेस जो है स्कूल क्लास 5 तक उनको पूरी तरह डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा जब तक एयर पॉल्यूशन लेवल हमारा कंट्रोल में नहीं आ जाता। सीवियर एयर क्वालिटी की बात करें तो 450+, तो इसमें कोई भी हमारे LCV व्हीकल रजिस्टर्ड जो है उनको नहीं परमिट किया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा कुछ भी यूज़ नहीं किया जाएगा। और NCR गवर्नमेंट जो है वो फिजिकल क्लासेस जो है क्लास 6 से लेकर 9 तक की भी बंद कर देंगी और उनको ऑनलाइन मोड में क्लास करवाएंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 4 स्टेजेस जो हमारे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के रिविजन में दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन और इस्टेब्लिश किस एक्ट के थ्रू हुई है, नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021। इनका प्राइमरी गोल यही है कि हमको कोऑर्डिनेशन बनाना है, रिसर्च कंडक्ट करनी है, जितना भी इश्यूज़ है रिलेटेड टू एयर क्वालिटी इन द दिल्ली NCR और एडजॉइनिंग एरियाज जो है उनके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो इन वाले रीजन्स के एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए बनाया गया है। अब ये जो है एक स्टैट्यूटरी डायरेक्शन फॉर एनवायरमेंट पॉल्यूशन जो है वो रिलीज करते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। अब नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज कौन करते हैं, CPCB रिलीज करती है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और ये 8 जो है पॉल्यूटेंट इसके अंदर कवर है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। PM 10, PM 2.5, NO2, ओजोन, SO2, CO
NH3 एंड लेड। तो दीज आर द 8 पॉल्यूटेंट नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कवर्ड है। और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स भी एक आता है जिसके अंदर 12 पॉल्यूटेंट है। आप वो बाकी के पॉल्यूटेंट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है कम्युनिकेट करती है एयर क्वालिटी स्टेटस यूजिंग 6 कैटेगरीज, ठीक है, गुड से सीवियर तक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ एयर क्वालिटी अंडर दिस। तो गुड से सीवियर तक, तो ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 6 कैटेगरीज में करती है। अब व्हाट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट के अंदर बनी है। लेटर इसको जो पावर दी गई है वो एयर पॉल्यूशन पावर और फंक्शंस इनके एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के अंदर मेंशन्ड है। अब CPCB जो है वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबल है कि जितने भी लेजिस्लेशन है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वो सारे मेजर्स लेंगे। अब मेजर इनिशिएटिव्स की बात करें तो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम लाया गया जहां पे 4 पॉल्यूटेंट को मेजर किया जाता है, SO2, NO2, PM2.5 एंड PM10। तो 4 पॉल्यूटेंट को मेजर किया जाता है। फिर एक प्राण पोर्टल आया, दैट इज पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट पोर्टल, जो कि इम्प्लीमेंटेशन है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का, उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखेगा इन 131 सिटीज़ और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे पब्लिक को। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, CPCB, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट आते हैं रेगुलेशन ऑन फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स के रेगुलेशन की बात करें तो आपको पता है ये हर बार न्यूज़ में रहता है। स्वास्थ्य, सफल और स्टार हमने पढ़ा था फायर क्रैकर्स के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्शन इशू किया है कि जितने भी फायर क्रैकर्स हैं, जितने मतलब जो भी फायर क्रैकर्स जलाया जाता है, पहले क्या था दिल्ली NCR वाले रीजन में ही बस वो करते थे, बट उन्होंने बोल दिया कि जितने भी रेगुलेशंस है फायर क्रैकर से रिलेटेड अब सारे स्टेट्स पे अप्लाई होंगे, ना कि सिर्फ दिल्ली NCR पे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि 2021 डायरेक्शन जो था तो उन्होंने बहुत सारे जो बेरियम बैंड प्रोडक्ट्स से केमिकल थे, फायर क्रैकर्स थे, उनको जो है बैन किया था दिल्ली NCR में, बट अब जो है ये अक्रॉस द स्टेट हर जगह बैन रहेंगे, कहीं पर भी यूज़ नहीं होंगे। अब ग्रीन क्रैकर्स जो है वो परमिसेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ग्रीन क्रैकर्स आप यूज़ कर सकते हो, और वो 2018 में बोला था। अब दीज आर द हजार्डियस एंड टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन फायर क्रैकर्स, और जिनके अलग अलग इफेक्ट हैं। सो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अलग अलग, बट मोस्ट ऑफ द इफेक्ट यही ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, आई इरिटेशन होती है, स्किन प्रॉब्लम आती है, जल जाते हो आप। तो दीज आर द थिंग्स जो आपके उसमें रहेंगी, तो वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस याद कर लीजिएगा दीज आर द एलिमेंट्स जो हमारे बैंड हो सकते हैं। तो बेरियम केमिकल यूज करते हैं फायर क्रैकर्स में, वो बैन है। अब वाटर ग्रीन क्रैकर्स का सिंपल मतलब है जो हजार्डियस एलिमेंट ना कंटेन करे, जैसे कि बेरियम नाइट्रेट, तो वो सारे जो है ग्रीन क्रैकर्स कहलाते हैं। अब ये जो है 30% अगर हम ग्रीन क्रैकर्स यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन लेवल बिल्कुल जीरो हो जाएगा, होगा, बट 30% रिडक्शन हो जाएगा पार्टिकुलेट मैटर में अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट एज एन ऑक्सीडेंट यूज कर रहे हैं। अब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च ने 3 ग्रीन क्रैकर्स डेवलप किए हैं, स्वास, स्टार एंड सफल। स्वास जो है वो डस्ट पार्टिकल को सप्रेस कर देगा और वाटर वेपर को एयर में हमारे ला देगा, रिलीज कर देगा। फिर स्टार जो है वो हमारे पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर से बना हुआ नहीं है, और ये रिड्यूस्ड पार्टिकुलेट मैटर जो है उसको रिड्यूस कर देंगे, उसी को एमिट करेंगे। सफल जो है इसमें मिनिमम यूसेज है एल्यूमिनियम का और मैग्नीशियम यूज़ करते हैं इंस्टीड, ठीक है। तो दीज आर द 3 ग्रीन क्रैकर्स। नीरी नागपुर ने मैंडेट किया कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब कॉन्सेप्ट की बात करें ई क्रैकर्स की, तो CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक लेबोरेटरी है जो कि सेफ और पॉल्यूशन फ्री क्रैकर्स को डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर्स को। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे जैसे ई लड़ी, ई अनार, सिस्टम ऑफ ई क्रैकर। एट प्रेजेंट अगर बात करें तो अभी ई लड़ी के जो है बहुत ज़्यादा मेंशन है। ई लड़ी क्या है, इज़ बेस्ड ऑन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज टू जनरेट लाइट एंड साउंड इफेक्ट। तो दीज आर द ई क्रैकर्स। ई क्रैकर्स भी इसलिए न्यूज़ में है। नेक्स्ट आते हैं रिवाइज्ड क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस। तो अब आपको पता है जो स्टबल बर्निंग होती है दैट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली एंड एडजॉइनिंग एरियाज, बिकॉज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ हमारा जो स्टबल बर्निंग का जो पूरा धुआं है वो पूरा दिल्ली NCR तक आता है और पूरी विजिबिलिटी कम कर देता है, और जिसके कारण पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। सो ये हर बार न्यूज़ में रहता है। तो
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर ने अभी क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस को रिवाइज किया है। अब व्हाट इज़ द गाइडलाइंस, तो गाइडलाइंस की अगर बात करें तो गाइडलाइंस में बोला गया कि जो भी पैडी स्ट्रॉ है, जो भी बच जाते हैं जब आप पैडी को ग्रो कर लेते हो, राइस को ग्रो कर लेते हो, उसके बाद जो चीज़ें बच जाती है उन सबको आपको ex-situ मैनेजमेंट करना है। ex-situ और in-situ दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। in-situ अगर आप उसी जगह पे उनको कंजर्व कर रहे हो, ex-situ मतलब कहीं और ले जाके कंजर्व कर रहे हो। तो ex-situ मैनेजमेंट जो है पैडी स्ट्रॉ का करना है, जो कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी यहाँ सब जनरेट होते हैं। अब व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द गाइडलाइंस, तो टेक्नोकेमिक कमर्शियल पायलट प्रोजेक्ट जो है पैडी स्ट्रॉ सप्लाई चेन के लिए इस्टेब्लिश करनी है, जहाँ पे बेनिफिशियरी है और इंडस्ट्रीज़ के बीच में वो स्ट्रॉस को लेकर मैनेजमेंट हो सके। गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगी, जो भी मशीनरी और इक्विपमेंट आप पैडी स्ट्रॉ को रेगुलेट करने के लिए बना रहे हो, तो गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 65% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, जितना प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 65% जो है आपको प्रोवाइड करेगी। एंड इंडस्ट्री जो है उसमें 25% कंट्रीब्यूट करेंगे और फार्मर्स, रूरल एंटरप्रेन्योर्स, FPOs जो है वो 10% कंट्रीब्यूट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करेगी और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो मशीन्स और इक्विपमेंट सच एज हायर ट्रैक्टर हो गए, कटर्स हो गए, टेडर्स, इन सब के लिए भी एक्सटेंड किया जाएगा। सो दीज आर द गाइडलाइंस फॉर द पैडी स्ट्रॉ, जो भी उसको मैनेज करने के लिए। अब व्हाट इज स्टबल बर्निंग, स्टबल बर्निंग की अगर बात करें तो ये एक प्रोसेस है जहाँ जितना भी स्ट्रॉ स्टबल बन जाता है उसको हम आग लगा देते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद जो भी बच जाता है तो उसको हम आग लगाते हैं और जिसके कारण CH4, CO, NO2 एंड NOx जैसे गैसेज जो है एमिट होती हैं, पार्टिकुलेट मैटर, जिसके कारण प्लांट का न्यूट्रिएंट लॉस होता है और एनवायरनमेंट में अलग इफेक्ट पड़ता है। अब रीज़न क्या है स्टबल बर्निंग का, बिकॉज लेबर इंटेंसिव मेथड है। अगर आपको स्ट्रॉ हटाना है तो बहुत सारा लेबर लगेगा और लेबर के लिए पैसे देने पड़ेगा, फार्मर्स के पास उतना पैसा नहीं होता है, तो फार्मर्स जो है यूज़ लेस लेबर इंटेंसिव मेथड्स यूज़ करते हैं। 10 days गैप होता है बिटवीन राइस हार्वेस्टिंग एंड सोइंग ऑफ व्हीट एंड ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस के कारण और पेस्ट और डिसीज मैनेजमेंट के लिए वो आग लगाते हैं कि पेस्ट जो है हमारे राइस में अगले सीजन में ना लगे। अब व्हाट आर द ऑप्शंस जो ex-situ मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेबल है, तो बायोमास पैलेट्स जो है एज अ फ्यूल सब्सटीट्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में। कंप्रेस्ड बायोगैस और बायो CNG पैडी स्ट्रॉ से हम बना सकते हैं और अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हैं पैडी स्ट्रॉ से। सो दीज आर द थिंग्स जो हम कर सकते हैं। ओके अब एमिशंस फ्रॉम स्टबल बर्निंग की बात करें तो 3 kg पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, 60 kg कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है 1460 kg, ऐश 199 kg एंड 2 kg सल्फर डाइऑक्साइड। तो इतना स्टबल बर्निंग से हमारे जो गैसेस हैं वो बाहर आती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टबल बर्निंग। नेक्स्ट कम टू क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग की अगर बात करें तो रिसर्चर्स ने अभी डिस्कस किया है कि हम क्लाउड सीडिंग मेथड यूज़ करेंगे दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। क्लाउड सीडिंग होता क्या है, ये एक वेदर टेक्निक है जहाँ पे हम रेन्स प्रेसिपिटेशन को बढ़ाते हैं, कुछ सब्सटेंस को जो है एयर में रख कर एयर में डिस्पर्स करके और क्लाउड को सेचुरेट करने के लिए जो है बनाते हैं ताकि प्रेसिपिटेशन और पानी गिर सके। अब केमिकल्स क्या क्या यूज़ होते हैं, सॉल्ट सच एज सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड और ड्राई आइस। अब कंडीशन क्या है क्लाउड सीडिंग के लिए, तो क्लाउड जो है वो डीप एनफ होना चाहिए, क्लाउड जो है बहुत डीप होना चाहिए एंड उसका सूटेबल टेम्परेचर है -10 to 12 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्लाउड जो है एटलीस्ट 50% होना चाहिए टारगेट एरिया में, ये नहीं कि आपका क्लाउड कहीं और है हम वहाँ पे वो कर रहे हैं तो वहाँ पे बारिश ही ना हो। तो क्लाउड हमारा कम से कम एटलीस्ट 50% ऑफ द टारगेट एरिया में होना चाहिए। क्लाउड जो है किसी विंड स्पीड से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेस इफेक्टिव होगा अगर ह्यूमिडिटी हमारी 75% से कम है, बिकॉज ह्यूमिडिटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाटर वेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द प्रेसिपिटेशन। क्लाउड्स जो है एनफ क्लाउड्स होने चाहिए और टू कंटेन सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर। सो दीज आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर क्लाउड सीडिंग। ठीक है, तो कैसे होता है क्लाउड सीडिंग, तो सबसे पहले सिल्वर आयोडाइड जो है हम किसी भी प्लेन या किसी भी चीज़ से हम ग्राउंड बेस्ड जनरेटर से हम सिल्वर आयोडाइड एयर में इंसर्ट करेंगे। फिर सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे टारगेटेड क्लाउड्स को रीच करेंगे, जैसे यहाँ पे रीच कर गए इस क्लाउड्स को। फिर सिल्वर आयोडाइड जो है वो आइस क्रिस्टल्स फॉर्म करेंगे। नाउ बहुत ज़्यादा हैवी होने के कारण वो एयर में रह नहीं पाएंगे, तो आइस क्रिस्टल जो है धीरे धीरे नीचे आने लगेंगे और उसके कारण जो है हमारे वो धीरे धीरे मेल्ट भी होने लगेंगे, बिकॉज टेम्परेचर जो है नीचे ज़्यादा होता है तो मेल्ट होने लगेंगे, तो बारिश होने लगेगी, तो उसके कारण हमारे रेन्स आएंगे। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड सीडिंग, तो हाइग्रोस्कोपिक
एनिसोट्रॉपिक क्लाउड सीडिंग, जहाँ पे सॉल्ट जो है डिस्पर्स करेंगे थ्रू फ्लेयर्स एंड एक्सप्लोसिव इन लोअर पोर्शन ऑफ द क्लाउड। डायनेमिक क्लाउड सीडिंग आता है जहाँ पे वर्टिकल एयर करेंट्स को बूस्ट करेंगे कि वो जो है ज़्यादा वाटर कैरी कर पाए क्लाउड्स तक। स्टैटिक क्लाउड सीडिंग की बात करें तो केमिकल्स जैसे AGL हो गए मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स में हम इंसर्ट करेंगे जिसके कारण बारिश होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लाउड सीडिंग टेक्निक। एंड क्लाउड सीडिंग टेक्निक से वेरी इंपॉर्टेंट कि एयर पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि आप देखते हैं जब हमारा फॉर एग्जांपल आप झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाने से पहले जब बहुत मिट्टी वाली जगह होती है तो वहाँ पे पानी डालते हैं क्योंकि वो मिट्टी उड़ के ना आए। तो दैट इज़ द मेन रीज़न क्लाउड सीडिंग जो है एयर पॉल्यूशन को कम करेगा। नेक्स्ट आते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, जिसको क्लीन एयर सर्वे भी बोला जाता है, अवार्ड अभी अनाउंस किया गया है। अब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात करें तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ को मिला के कि वो एयर क्वालिटी जो है सिटीज़ में इंप्रूव करेंगे रीजनल नेशनल लेवल पे। अब ऑब्जेक्टिव क्या है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के? तो अवेयरनेस क्रिएट करना हर सोसाइटी के मेंबर के पास, सिटीजन्स को इन्फॉर्म करना कि एयर पॉल्यूशन के क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, एयर क्वालिटी कंडीशंस को कंपेयर करना डिफरेंट लोकेशन और साइट्स में, और अचीव करना नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम गोल क्लीन एयर टू ऑल। अब जितनी भी 131 सिटीज़ हैं वो कवर्ड है NCAP के अंदर, ठीक है, और उनको सेल्फ असेसमेंट जो है वो खुद प्रोवाइड करेंगे अंडर द प्राण पोर्टल। और 131 सिटीज़ जो हैं वो 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज हैं based on their performance, based on their population। अब टॉप 3 सिटीज़ होती हैं ईच कैटेगरी में और उनको रिवॉर्ड किया जाता है कैश प्राइज और सर्टिफिकेट के द्वारा। अब व्हाट आर द क्राइटेरिया? तो सबसे पहले बायोमास और म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट बर्निंग 20% होना चाहिए, रोड डस्ट 20% होना चाहिए, डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट 5% होना चाहिए, रेगुलर एमिशन से 20% होना चाहिए, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज 20%, इम्प्रूवमेंट इन PM10 2.5%, IEC activities public awareness 2.5% and other emissions 10%। so these are the criteria, जो इन क्राइटेरिया को फॉलो कर लेगा तो उन्हीं को अवार्ड दिया जाएगा। तो रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स जो है वो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमिटी जो है वो देती है और फिर फर्दर CPCB एग्जामाइन करती है। अब रिजल्ट जो है इसके, तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश का उसको रैंक 1 दिया गया है, अमरावती जो है महाराष्ट्र में उनको रैंक 2 दिया गया है, और परवानो हिमाचल प्रदेश में जिसको रैंक 3 दिया गया है। सो दिस इज स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। नेक्स्ट आते हैं वाटर पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन। सो द एंड ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन की बात करें तो सबसे पहले ग्राउंड वाटर इन इंडिया की बात करें तो ग्राउंड वाटर हमारा आपको पता है वाटर टेबल हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, जिसके कारण हमको पहले क्या था कि मान लीजिए अगर हमारा वाटर टेबल फॉर एग्जांपल पहले वाटर यहाँ तक था, ठीक है, पहले वाटर यहाँ तक था तो यहाँ तक हमको जो है गड्ढा करना पड़ता। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वाटर टेबल डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो वाटर टेबल हमारा और नीचे पहुँच रहा है, ठीक है, तो जिसके कारण हमको यहाँ तक गड्ढा करना पड़ा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमारी जो फॉर एग्जांपल हमारी जो अर्थ का सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं हिल रहा है, क्योंकि होता क्या है अर्थक्वेक वगैरह इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन की बात करें तो ग्राउंड वाटर इन इंडिया की बात करें तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट कंट्री की फॉर 2023। अब की हाइलाइट्स क्या हैं, तो ये रिपोर्ट कौन कौन किया है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है और स्टेट और यूटीज़ ने मिलकर किया है, और कुछ जॉइंट असेसमेंट किए गए हैं 1980 ऑनवर्ड्स के अलावा। तो ये एक्सरसाइज हर एनुअली की जाती है। अब कुछ वाटर कंजर्वेशन बॉडीज़ है जो हम देख लेते हैं। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, स्टेट गवर्नमेंट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट्स है, सेंट्रल एंड स्टेट कंट्रोल बोर्ड्स है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है, डेडिकेटेड अथॉरिटीज़ है सच एज सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। सो दीज आर द बॉडीज़ जो हैं। what are the guidelines, what are the things जो रिपोर्ट में मेंशन की गई हैं। तो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज की अगर बात करें तो 4,449.08 बिलियन क्यूबिक मीटर्स इंक्रीज़ हुआ है। मेजर इंक्रीज वेस्ट बंगाल, असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, बिहार में हुआ है। ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स कौन कौन सी हैं, तो ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स सबसे ज़्यादा अगर नॉर्थ वेस्ट में बात किया जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न पार्ट में बात किया तो
राजस्थान, गुजरात एंड सदर्न पार्ट में कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्रिटिकल यूनिट्स की बात करें तो अकाउंट फॉर 3% ऑफ टोटल रिचार्ज वर्दी एरिया। सेमी क्रिटिकल यूनिट्स की बात करें तो 12% टोटल रिचार्ज वर्दी एरिया, और सेफ यूनिट्स की बात करें तो 66% ऑफ टोटल रिचार्ज वर्दी एरिया ऑफ द कंट्री। सो दीज आर द रिपोर्ट्स के हाईलाइट। नेक्स्ट कम टू व्हाट इज़ द ग्राउंड वाटर सिनेरियो इन इंडिया। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूज़र अगर कोई ग्राउंड वाटर का है तो दैट इज़ इंडिया। इंडिया के बाद जो है यूएसए एंड चाइना आते हैं। वाटर लेवल जो है वो मोर देन 60% है वेल्स का, मॉनिटर्ड बाई CGWP। रजिस्टर्ड अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड रजिस्टर्ड किया है। अब इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जो कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी पब्लिश करती है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। तो उन्होंने बोला है कि कुछ एरियाज़ जो है इंडो गैंगेटिक बेसिन के इंडिया में वो ऑलरेडी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को पास कर चुके हैं, टिपिंग पॉइंट को पास कर चुके हैं। व्हाट इज़ टिपिंग पॉइंट? व्हेन द वाटर टेबल जो है एक्वाफर में वो ड्रॉप हो जाता है। अभी मैंने पढ़ाने से पहले ही बोला था कि वाटर टेबल जब नीचे आ जाता है तो दैट इज़ उन्होंने बोला है कि टिपिंग पॉइंट जो है क्रॉस कर चुके हैं। एंटायर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है वो एक्सपीरियंस किया जा रहा है कि वो क्रिटिकली लो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी में हो जाएगा बाय 2025। सो दिस इज़ द रिपोर्ट जो हमारी इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट बता रही है। अब व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ ग्राउंड वाटर? ऑब्वियसली सरफेस वाटर सप्लाई जो है रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि ग्राउंड वाटर अब बहुत नीचे तक मिल रहा है। एक्वाफर सिंक हो जाएंगे क्योंकि लैंड जो है सब्सिडेंस होगा, क्योंकि आप खोद रहे हो तो वो धीरे धीरे लैंड जो है कहीं ना कहीं का लैंड जो है बैलेंस करने के लिए वो नीचे गिरेगा। फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट होगा, लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स, वाटर क्वालिटी कंसर्न्स बढ़ेंगे एक्सेसिव पंपिंग के कारण, और कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वाटर जो है अब हमको और नीचे से ऊपर लाना पड़ेगा, सरफेस पे लाना पड़ेगा, जिसके लिए हमको एनर्जी बहुत रिक्वायर्ड है। तो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है ये फरीदाबाद हरियाणा में है, इनका हेडक्वार्टर 1970 में इस्टेब्लिश हुई, और इसको पहले इसको बोला जाता था एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड बोला गया। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आती है और नेशनल एपेक्स एजेंसी है जो कि जिसके पास रिस्पॉन्सिबल है कि जितने भी साइंटिफिक इनपुट है, मैनेजमेंट है, एक्सप्लोरेशन है, रेगुलेशन है ग्राउंड वाटर का, वो सब सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ही करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट आते हैं वाटर ट्रेडिंग। तो वाटर ट्रेडिंग जैसे हमने कार्बन ट्रेडिंग पढ़ा था उसी टाइप से वाटर ट्रेडिंग है। तो नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म पे कि जितना भी वेस्ट वाटर है उसको रीयूज़ कैसे करें, तो उसके लिए जो है उन्होंने रिलीज़ किया है। तो वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म की बात करें तो वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म का सिंपल मतलब है जब वाटर को आप कमोडिटी की तरह सेल और बाय करो, ठीक है, और वो ट्रेड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। मैकेनिज्म की बात करें तो वो एक कोई वाटर कंपनी होगी, रैदर देन क्रेडिटिंग इट्स ओन वाटर सोर्स, खुद के वाटर सोर्स को क्रेडिट ना करके वो कहीं से वाटर खरीदेगी और उसको सेल करेगी अपने यूजर्स को। अब वाट आर द एनेबलिंग एलिमेंट्स ऑफ वाटर ट्रेडिंग? तो ऑनर जो है ऑनरशिप जो है वाटर का, जिससे आप वाटर ले रहे हो, मतलब जिसका ऑनर है, मतलब मान लीजिए ये कोई वेल है तो इसका ऑनर मैं हूँ, तो मेरे से अगर वाटर खरीद रहे हो तो वो इनडिस्प्यूटेबल होगा, आपके पास ऑनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी, ऑनरशिप मेरे पास ही रहेगी। नेक्स्ट वाटर एंटाइटलमेंट जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। वाटर रीयूज सर्टिफिकेट्स भी मिले जाएंगे एज अ ट्रेडेबल परमिट्स अंडर द वाटर रीयूज सर्टिफिकेट्स ट्रेडिंग सिस्टम की बात करें तो वाटर जो है, वाटर यूजर्स जो हैं वो बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं, म्युनिसिपल, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर सेक्टर्स, और उनको रजिस्टर करना पड़ेगा और इंडिविजुअल टारगेट्स आपको बनाने पड़ेंगे जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा फॉर वाटर रीयूज़। अब वाटर यूजर्स जो हैं उनके पास वाटर रीयूज सर्टिफिकेट्स रहेंगे जो कि वो सेल कर सकते हैं ओपन मार्केट में, एंड अदर वाटर यूजर्स जो हैं उस चीज़ को खरीद सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड वाटर ट्रेडिंग। अब वाटर डॉट ऑर्गेनाइजेशन जो है एक स्टार्ट किया गया था इनिशिएटिव ऑफ वाटर क्रेडिट लोन प्रोग्राम, जहाँ पे अफोर्डेबल फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे फॉर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, और ये एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो वाटर और सैनिटेशन को अराउंड द वर्ल्ड उसके लिए वर्क करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा सेंट्रल वाटर ग्राउंड वाटर बोर्ड। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द अदर वाटर रिलेटेड न्यूज़। तो नेशनल वाटर अवार्ड्स की बात करें तो अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 4th नेशनल वाटर अवार्ड दिया है और मध्य प्रदेश जो है वो प्रोमिनेंट विनर है, और गंजम जो है उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में वो भी बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। अब नेशनल वाटर अवार्ड्स की बात करें तो 2018 में लॉन्च किया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्विनेशन। सेकेंड और थर्ड एडिशन जो है वो 2019 और 2020 में आया था, और 2021 में कुछ भी नहीं पब्लिश हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड-19।
अब यही है कि हॉलिस्टिक अप्रोच बनाना है वाटर रिसोर्सेज के लिए, तो दैट इज़ नेशनल वाटर अवार्ड। वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वाटर क्वालिटी हाई लेवल कमेटी ने अभी यमुना रिवर के रेजुविनेशन के लिए कुछ इंप्रूवमेंट्स के लिए बात की है। और कॉमनली यूज्ड वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है क्या? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का सिंपल मतलब है कि जितना भी अमाउंट है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का एरोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होता है, तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होता है कि वो जो है जितने भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वाटर में उसको ब्रेक डाउन कर सकवाए। तो जितना ज़्यादा हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा उतना कम हमारा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा और उतना पॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब सीओडी की बात करें तो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल विया ऑक्सीडेशन। तो जितना ज़्यादा सीओडी होगा उतना ज़्यादा हमारा पॉल्यूशन होगा, जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ज़्यादा हमारा पॉल्यूशन होगा। अब हमेशा याद रखिएगा जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है बीओडी से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन। तो अभी CWC ने 2023 में वाटर लेवल बताया कि वाटर लेवल जो है सदर्न स्टेट्स के, इंडिया के सदर्न स्टेट्स के, वो बहुत ही कम होते जा रहे हैं। अब CWC क्या है हमको वो इम्पॉर्टेंट है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करें तो ये एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जो वाटर रिसोर्सेज के फील्ड में वर्क करती है। ये अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर, और ये जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, स्कीम्स हैं वाटर से रिलेटेड थ्रू आउट द कंट्री, उन सबको कोऑर्डिनेट और कंसल्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट से। और इन्होंने फ्लड वॉच ऐप भी निकाला है जो कि रियल टाइम अपडेट्स ऑफर करती है फ्लड सिचुएशन की अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द कंट्री। फिर आते हैं जल दिवाली, दैट इज़ विमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर विमेन कैंपेन। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ पार्टनरशिप करके नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का जो प्रोग्राम है उसके अंदर ये कैंपेन लॉन्च किया है। अब फेज़ 1 में वो पार्टिसिपेशन हर स्टेट से लेंगे, यूटी से, एक्सेप्ट कहाँ से नहीं? छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड तेलंगाना। एम यही है कि जितनी भी विमेन हैं उनको इंक्लूड करना गवर्नेंस प्रोसेस में, वाटर गवर्नेंस में। अब अमृत की अगर बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था 2015 में 500 सिटीज़ और टाउन्स के लिए कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है हमारे एरियाज़ में। अमृत 2.0 जो है यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई थ्रू फंक्शनल टैप्स इन ऑल हाउस होल्ड, तो 2.0 का एम ये है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करें तो सबसे फर्स्ट है प्लास्टिक ओवरशूट डे। प्लास्टिक ओवरशूट डे की अगर बात करें तो 2023 जो है तो अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है 2023 प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट, जो कि रिलीज़ किसने की है? स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी अर्थ एक्शन ने रिलीज़ किया। ओके, अब डेटा बैंक की बात करें हमारे प्लास्टिक पॉल्यूशन की तो 3.4 मिलियन टन्स जो है प्लास्टिक वेस्ट पर ईयर जनरेट होता है एज पर CPCB। 12.3% प्लास्टिक वेस्ट हमारे इंडिया में रिसाइकल्ड होता है और 98.55% जो है जनरेटेड वेस्ट वो मिसमैनेज किया जाता है इंडिया में एज पर अर्थ एक्शन। तो दिस इज़ द डेटा बैंक जो अर्थ एक्शन ने दिया है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज़ प्लास्टिक ओवरशूट डे। प्लास्टिक ओवरशूट डे का सिंपल मतलब है कि जितना भी प्लास्टिक वेस्ट आप जनरेट कर रहे हो उसको मैनेजमेंट करने की कैपेबिलिटी आपके पास नहीं है और अमाउंट ऑफ वेस्ट जो है वो ज़्यादा है, मैनेजमेंट से ज़्यादा है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक ओवरशूट डे। और ये बेस्ड किस पे है? कंट्रीज के मिसमैनेजमेंट वेस्ट इंडेक्स पे बेस्ड है। मिसमैनेजमेंट वेस्ट इंडेक्स का सिंपल मतलब होता है कि रेशियो जो है मिसमैनेजमेंट वेस्ट का टोटल वेस्ट, जितना टोटल वेस्ट जनरेट कर रहे हो और उसको कितना मिसमैनेज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड हमारा प्लास्टिक ओवरशूट डे एंड मिसमैनेजमेंट वेस्ट इंडेक्स। ऑन जुलाई 8, 2023 अर्थ जो है अपना पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे देखा है। फाइंडिंग्स इंडिया के हिसाब से बोली जाए तो इंडिया का जो प्लास्टिक ओवरशूट डे है वो 6 जनवरी 2023 है और इंडिया जो है 12 कंट्रीज़ के अंदर आती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है 52% ऑफ द वर्ल्ड मिसमैनेजमेंट प्लास्टिक वेस्ट। अब कैटेगरीज इंडिया को कैटेगराइज किया है द वेस्ट स्पॉन्ज, जिसका सिंपल मतलब है कि लो कंजम्पशन है फिर भी प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं। ओके, अब व्हाट आर द एमर्जिंग टूल्स इन कटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो सबसे पहले प्लास्टिक क्रेडिट।
प्लास्टिक क्रेडिट्स क्या है? ये एक ट्रेडेबल क्रेडिट्स है जहाँ पे कंपनीज प्लास्टिक क्रेडिट्स को बाय और सेल करती हैं अपने प्लास्टिक वेस्ट को ऑफसेट करने के लिए। प्लास्टिक ऑफसेटिंग की बात करें तो ये जो है उस आइडिया पे बेस्ड है कि जो भी कंपनीज और कंज्यूमर्स हैं वो कंपनसेट करेंगे जितना भी प्लास्टिक वो जनरेट कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं बाय परचेसिंग प्लास्टिक क्रेडिट्स। प्लास्टिक न्यूट्रलिटी की बात करें तो ये कोई भी कंपनी जो है वो परचेस करेगी प्लास्टिक क्रेडिट एंड मतलब इतना प्लास्टिक क्रेडिट परचेस करेगी कि वो जितना भी प्लास्टिक फुटप्रिंट जनरेट कर रही है उसको कम कर पाए, तो दैट इज़ प्लास्टिक न्यूट्रलिटी। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टू कर्ब प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इंडिया ने क्या क्या लिया है? तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए 2021 का, जहाँ पे आप जितने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको पूरी तरह प्रोहिबिट कर दोगे, उनका मैन्युफैक्चरिंग, उनका इम्पोर्ट, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, सारी चीज़ें। और इन्होंने थिकनेस जो है प्लास्टिक की अभी इंक्रीज कर दी है, पहले 50 माइक्रोन्स थे, अब 75 माइक्रोन्स का यूज़ करोगे और उसके बाद 120 माइक्रोन्स का यूज़ करोगे 2022 के बाद, ठीक है। अब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स गाइडलाइंस भी जो कि ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर लाई गई थी उसको अभी एप्लीकेबल किया गया है प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए भी। और यहाँ पे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितना भी प्लास्टिक जनरेट कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसको रिसाइकल करें। फिर प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन की बात करें तो इंडिया प्लास्टिक पैट, अनप्लास्टिक कलेक्टिव, ये सारे। फिर नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप आया था फॉर रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया, और इसमें 7 एलिमेंट्स कुछ लिए गए थे सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड। तो सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ प्लास्टिक की बात करें तो जितना भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको कंज्यूम कर रहे हो और उसको रिसाइकल भी करना है। दूसरी चीज़, उसको किसके थ्रू आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू सपोर्ट करना है, कमर्शियल बायबिलिटी बढ़ानी है, अवेयरनेस जनरेट करना है और कंसिस्टेंट रहना है कि आप जितना भी वेस्ट जनरेट कर रहे हो उसको आप रिसाइकल कर पाओ। फिर अनप्लास्टिक कलेक्टिव आया था जिसको को फाउंड किया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यूएनईपी ने। फिर प्रकृति एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स फॉर इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट आए थे। अब ग्लोबल लेवल की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली ने एक रिजोल्यूशन निकाला एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, जिसमें 175 कंट्रीज पार्ट है और ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है बाय 2024। कंट्रीज को इम्प्लीमेंट करना है अपने नेशनल एक्शन प्लान रिलेटेड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। फिर आते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड मरीन लिटर, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। फिर ग्लो लिटर करके एक आया प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, आईएमओ और फाओ ने मिलकर लॉन्च किया था कि जितने भी सी बेस्ड मरीन प्लास्टिक लिटर है उनको रिड्यूस करना है। एंड कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मरीन पॉल्यूशन बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड अदर मैटर 1972, जिसको लंदन कन्वेंशन भी बोला गया। तो ये ग्लोबल लेवल पे कुछ प्लास्टिक से रिलेटेड हमारे प्लास्टिक को कम करने के लिए हमारे कुछ कन्वेंशंस थे। नेक्स्ट आते हैं ज़ीरो ड्राफ्ट ऑफ ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी ने अभी रिलीज़ किया है ज़ीरो ड्राफ्ट ऑफ इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब व्हाट इज़ ज़ीरो ड्राफ्ट? तो जितने भी हाई रिस्क प्लास्टिक हैं उसको ग्लोबली बैन करना है। आइटम्स जो भी हमारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं यूज़ कर रहे हैं उनको बैन नहीं करना है। और ड्राफ्ट ने मेंशन किया शॉर्ट लिव्ड प्लास्टिक टू। ईच नेशन अपने खुद का नेशनल प्लान डेवलप करेंगे और इस ट्रीटी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे जैसे पेरिस एग्रीमेंट में करते हैं। अब व्हाट इज़ INC व्हाट इज़ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी? ये जो है UNEP ने फाउंड किया है और इनको टास्क दिया गया है कि इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी को डेवलप करेंगे रिलेटेड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। जून 2023 पेरिस में INC 2 जो है वहाँ पे उनका मैंडेट था कि ज़ीरो ड्राफ्ट बनाना है एक ग्लोबल ट्रीटी ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन, जो कि बहुत ज़रूरी है। इनका एम यही है कि ये जो नेगोशिएशंस हैं वो कंप्लीट हो जानी चाहिए 2024 के पहले और एक लीगली बाइंडिंग प्लास्टिक ट्रीटी हमको क्रिएट करनी है। सो दिस इज़ INC। नेक्स्ट आते हैं लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन की अगर बात करें तो UNCCD डेटा डैशबोर्ड ये न्यूज़ में है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने अभी एक फर्स्ट एवर डेटा डैशबोर्ड लॉन्च किया है 126 कंट्रीज से। अब व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन? लैंड डिग्रेडेशन का सिंपल मतलब है कि जितनी भी प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है, डिटोरिएट हो रही है, तो उसको लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। अब 109 कंट्रीज़ ने वॉलंटरी साइन किया है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट्स फॉर 2030। व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी? लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी स्टेट है जहाँ पे
क्वालिटी जो है लैंड रिसोर्सेज की, अमाउंट जो है लैंड रिसोर्सेज का, वो बहुत ज़रूरी है हमारे इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, स्टेबल रहने के लिए, जितने भी हमारे फूड सिक्योरिटी मतलब जितना भी फूड सिक्योरिटी उसको एनहांस करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। अब व्हाट इज़ द की फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट? तो 2015 से 2019 के बीच में बोला गया है कि एटलीस्ट 100 मिलियन हेक्टेयर्स जो है हेल्दी और प्रोडक्टिव लैंड जो है डिग्रेड हो गया है हर साल। इंडिया में अगर बात करें तो 9.45% लैंड जो है डिग्रेड है। फिर 2016 से 2019 के बीच में 36.8% इंडिया का लैंड जो है वो ड्राउट से अफेक्टेड है। ईस्ट सेंट्रल एशिया, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन जो है मोस्ट सीवियर डिग्रेडेड लैंड है। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये एक ओनली सिर्फ डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड सिर्फ एक ही लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है और जो ड्राउट्स और डेजर्टिफिकेशन को एड्रेस करती है। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1994 में। 197 पार्टीज़ हैं इसके कन्वेंशन में और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोडल मिनिस्ट्री है हमारे कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की गई थी COP28 में, जो हमारा अभी कहाँ पे हुआ है, दुबई में हुआ है। UNCCD ने एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क भी रिलीज़ किया है जो कि फोकस करते हैं कि जितना भी लैंड डिग्रेडेशन है उसको अडॉप्ट करना है, मिटिगेट करना है, मैनेज करना है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ाने डिग्रेडेशन लैंड के लिए, और लैंड डिग्रेडेशन की कंडीशन को इंप्रूव करना है पार्टिसिपेशन के थ्रू। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लैंड डिग्रेडेशन। अब व्हाट आर द इंडियाज इनिशिएटिव टू चेक लैंड डिग्रेडेशन? तो इंडिया ने बॉन्ड चैलेंज प्लेज जो है उसको ज्वाइन किया है, जहां पे इंडिया ने प्लेज किया है कि वो रीस्टोर करेंगे 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड बाय 2030। डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलीस्ट जो है इंडिया का वो स्टेट वाइज हमारे डिग्रेडेड लैंड को बताते हैं। फिर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल लैंड एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। तो दीज आर द प्रोग्राम्स जो इंडिया ने डिग्रेडेड लैंड को हटाने के लिए जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिपोर्ट अभी एक निकाली गई है, मिनिस्ट्री एक रिपोर्ट निकाली गई है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन निकाली है, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स अ गाइड टू मिटिगेशन एडेप्टेशन पॉलिसी एंड रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स इन एग्रीकल्चर रिपोर्ट। तो किसने निकाली है सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म रिपोर्ट? फाओ ने निकाली है। अब सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स की बात करें तो सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स का सिंपल मतलब है कि जो भी हमारे डेजर्ट एरियाज हैं, जो जहाँ पे भी हमारे वेजिटेशन कवर बहुत कम है, वहाँ से सैंड जो है और डस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा उड़ के जो है कहीं और पर आ जा रही है। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है, विंड्स और टर्बुलेंस विंड्स जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स जो है सैंड के वो ड्राई लैंड से कहीं ना कहीं ले जाती हैं। तो 75% ऑफ ग्लोबल डस्ट जो है वो नेचुरल सोर्सेज से आता है, 25% एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से आता है। अब ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ लैंड यूज चेंज, एग्रीकल्चर एंड डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस? तो डस्ट जो है डिपॉजिट हो रहे हैं ग्लेशियर्स पे, जिसके कारण वार्मिंग इफेक्ट बढ़ रहा है और हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। एग्रीकल्चर ईल्ड जो है वो रिड्यूस हो रही है ड्यू टू सैंड ब्लास्टिंग, बिकॉज प्लांट्स को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है, और प्लांट्स के रूट्स को एक्सपोज कर रहे हैं। तो दैट्स वाई दीज आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ एसडीएस। अब व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन टू कर्ब एसडीएस? तो ग्लोबल लेवल पे बात करें तो UNCCD कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो हमने पढ़ लिया, यूनाइटेड नेशन कोएलिशन ऑन कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स लॉन्च्ड एट द COP14 UNCCD। फिर सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म प्रोजेक्ट निकाला था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। अरावलीज ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इंडिया ने किया कि जो भी अरावलीज हिल रीजन है वहाँ पे बफर एरिया क्रिएट करें। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो दीज आर द इनिशिएटिव इंडिया ने लॉन्च किए हैं। ओके, सो दिस इज सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स। नेक्स्ट आते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। तो सबसे पहले ग्राउंड लेवल ओजोन। तो ओजोन होल जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के ओजोन होते हैं, एक गुड ओजोन होता है, एक बैड ओजोन होता है। गुड ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, जो कि हमको सन की रेस से प्रोटेक्ट करता है। बट बैड ओजोन जो है वो हमारा ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। अब बैड ओजोन की बात करें, ये ग्राउंड लेवल ओजोन उसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू CPCB ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो बहुत ज़्यादा दिल्ली में आ रहा है बिकॉज ऑफ लेड पॉल्यूशन। अब ओजोन जो है ट्रोपोस्फेयर में भी फॉर्म होता है, जिसको बैड ओजोन बोलते हैं, और ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है और ये कब प्रोड्यूस होता है?
जब दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट मतलब दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सनलाइट के प्रेजेंस में मिलते हैं, स्टेगनेंट एयर हो जाती है, तब ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फॉर्म होता है। अब एमिशंस कहाँ कहाँ से, कार, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स, वहाँ से होते हैं, जिसके कारण ये फॉर्म होता है। और इफेक्ट्स इसके क्या है कि ब्रीथनेस की शॉर्टिंग होती है, वेजिटेशन और इकोसिस्टम हमारा डैमेज होता है। फिर आते हैं चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड अनाउंस किया है। अब चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड की बात करें तो जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्शंस लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो भी एक्शंस लेते हैं, उन इंडिविजुअल्स, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। ये एनुअली दिया जाता है 2005 से, यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर अवार्ड है। अब इन्होंने टू एलिमिनेट प्लास्टिक पॉल्यूशन 2023 अवार्ड जो है 4 कैटेगरीज में दिया गया है। पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी में, इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में, एंटरप्रेन्योर विजन कैटेगरी में और साइंस एंड इनोवेशन कैटेगरी में। ओके, तो दीज आर द अवार्ड। अब आपको ये जानने की जरूरत नहीं किसको दिया गया है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं इथिलीन ऑक्साइड। तो यूरोपियन कमीशन ने इथिलीन ऑक्साइड को एज अ पेस्टिसाइड रेसिड्यू अभी क्लासीफाई कर दिया है। अब इसका सिंपल मतलब है कि अगर इनको पेस्टिसाइड रेसिड्यू बोला कि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो यूरोपियन यूनियन में, तो उसके लिए आपको मैंडेटरी टेस्ट करना पड़ेगा। अब इथिलीन ऑक्साइड की बात करें तो ये जनरली हमारे अदर केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, इंक्लूडिंग एंटी फ्रीज। ये एक फ्लेमेबल कलरलेस गैस है जिसका कलर स्वीट होता है। स्मॉलर अमाउंट ये पेस्टिसाइड्स की तरह यूज़ कर सकते हो, बट ये कार्सिनोजेनिक और म्यूटाजेनिक होता है। फिर आते हैं एंडोसल्फान। एंडोसल्फान हर बार न्यूज़ में रहता है, तो वाई इट इज़ इन न्यूज़ क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी नोटिस इशू किया है कि बहुत सारे कर्नाटका और केरला गवर्नमेंट जो है वो एंडोसल्फान को डंप कर रहे हैं हिली एरियाज में केरला के। अब एंडोसल्फान है क्या? ये एक ऑर्गेनो क्लोरीन पेस्टिसाइड्स है जो कि बहुत सारे वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, जो भी हमारे क्रॉप्स हैं वहाँ पे। अब ये लिस्टेड है अंडर द रोटरडम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन, दोनों में लिस्ट है। हार्मफुल इफेक्ट्स इसके ये है कि क्रॉनिक एक्सपोजर के कारण इनकी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज़्यादा आती है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है, तो दैट इज़ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एंडोसल्फान। नेक्स्ट आते हैं पेट्रोलियम कोक और पेट कोक। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से बोला है कि आप हाईली पॉल्यूटेड जो पेट कोक है उससे रिलेटेड इश्यूज़ को चेक करिए। व्हाट इज़ पेट कोक? एक कार्बन रिच सॉलिड मटेरियल है जो कि फाइनल क्रैकिंग प्रोसेस होता है। जब हम क्रूड ऑयल रिफाइनिंग करते हैं तो वहाँ पे क्रैकिंग प्रोसेस होता है, वहाँ से हमारा निकलता है। ये यूज़ किया जाता है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ कोल ड्यू टू इसकी हायर कैलोरीफिक वैल्यू। हाइड्रोफोबिक, लेस वॉलेटाइल और लो ऐश प्रोड्यूस करते हैं, बट ये यूज़ किया जा सकता है। सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, लाइम क्लिन्स, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, एल्यूमिनियम एनोड्स। ओके, सो दिस इज पेट्रोलियम कोक। नेक्स्ट इज पॉलीइथिलीन टेरिप्थिलीन डिग्रेडिंग एंजाइम, तो पेट 46। तो अभी जो है रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई कि पेट 46 हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे वाटर में है वहाँ से मिल रहा है। अब पेट क्या है? एक लाइट वेट प्लास्टिक है जो कि वाइडली हमारे फूड पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है। और पेट 46 एंजाइम जो है यूनिक है क्योंकि ये लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन पेट दोनों को जो है डिग्रेड करता है। अदर पेट डिग्रेडिंग एंजाइम है पेटेज, MHETase एंड THC, और वो इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। पेट 46 कहाँ मिलता है? तो डीप सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। अब आते हैं ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैक। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको पता है नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन जो है सब ट्रॉपिकल जायर जो है वहाँ पे मिलते हैं। तो रिसेंटली साइंटिस्ट की स्टडी ने बोला है कि बहुत सारे कोस्टल लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो ये क्या है? ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैक एक कलेक्शन है मरीन डेब्रिस का नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, और इसको पैसिफिक ट्रैश वर्टेक्स भी बोलते हैं। तो गार्बेज पैक ये जनरली बहुत सारे डेब्रिस से सराउंडेड है, बहुत सारा डेब्रिस है जो कि नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल जायर से सराउंडेड है। फिर आते हैं ई वेस्ट इन इंडिया। तो ई वेस्ट मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनको रीयूज़ नहीं किया जाता, ऑनर जो है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट ई वेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर द चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट। इम्पैक्ट, हेल्थ हजार्ड्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट। अब ई वेस्ट जो है वो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर रेगुलेट होते हैं, जहाँ पे ई वेस्ट जितना भी ई वेस्ट आप जनरेट कर रहे हो उसको रिसाइकल करना है, रिफर्बिश करना है, प्रोड्यूसर्स डिसमेंटलर करना है।
ये और ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर ही 2011 का रूल्स आया था, उसी में ही एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉन्च किया गया था। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंपल मतलब है कि ये प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब तक प्रोडक्ट खत्म ना हो जाए तब तक आपको रीयूज़ मैनेज उसकी करनी है। अब व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ई वेस्ट, सर्टेन हजार्डियस सब्सटेंस, लेड, मर्करी, कैडमियम, फ्लेम रिटार्डेंट्स, ये सब जो है एमिट होते हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ह्यूमंस को। फिर आते हैं इनविजिबल ई वेस्ट। इनविजिबल ई वेस्ट जो है अभी की फोकस एरिया है इंटरनेशनल ई वेस्ट डे में। अब व्हाट इज़ इनविजिबल ई वेस्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अनरिकग्नाइज रह जाते हैं और प्रॉपरली रिसाइकल नहीं होते, उनको हम बोलते हैं इनविजिबल ई वेस्ट। अब ये डे जो है ये एनुअल अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन है जो कि किसने इनिशिएट किया है, वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से किया है। अब ई वेस्ट जो है वेव्स, एलईडी एसेसरीज, यूएसबी केबल्स, पावर टूल्स, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आते हैं वन स्टॉप सेंटर फॉर ज़ीरो वेस्ट। तो वन स्टॉप गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है वन स्टॉप सेंटर कॉल्ड रिड्यूस रिसाइकल रीयूज़, जो है लॉन्च किया है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है सिटीजन्स के लिए बनाया है कि वो जो है अपने प्लास्टिक आइटम्स, क्लोथ, शूज़ को रीयूज़, रिसाइकल और रिड्यूस कर पाएँ। अबाउट द सेंटर्स की बात करें तो आइटम्स जो हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को दिया जाएगा रिफर्विश करने के लिए, और उनको बोला जाएगा कि या तो आप न्यू प्रोडक्ट बनाइए और सर्कुलर इकोनॉमी तक क्रिएट करिए। अब RRR सेंटर्स जो हैं वो सेटअप किए जाएंगे एज अ पार्ट ऑफ नेशनल वाइड कैंपेन मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अंडर द एजिज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। फिर आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट और ऑब्जर्व किया गया है कि जितने भी पीपल है उनको एनकरेज करना है कि मिनिमाइज़ करिए अपने वेस्ट और प्रमोट करिए सर्कुलर इकोनॉमी। ये जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2022 में किया था और जॉइंटली ये UNEP यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम दोनों मिलकर रिलीज़ करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा अदर न्यूज़। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज़ एंड इनिशिएटिव। तो सबसे पहला है मीना माता कन्वेंशन। तो जब हमने UNEP पढ़ा था, UNEP में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे कन्वेंशन जो हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर आते हैं, तो मीना माता कन्वेंशन उनमें से एक है जो आता है ऑन मरकरी। तो 5th मीटिंग जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ मीना माता कन्वेंशन की अभी जेनेवा में हुई है। अब मीना माता कन्वेंशन है क्या? मीना माता कन्वेंशन 2013 में लॉन्च किया गया है जेनेवा में और 2017 में फोर्स में आया। ये एक पहली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द मर्करी पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। और ये नेम मीना माता क्यों दिया गया? आफ्टर द जापान सिटी में सबसे ज़्यादा मीना माता डिसीज़ पाई गई, तब जाके उनका नाम दिया गया। 144 पार्टीज़ हैं, 128 सिग्नेटरीज हैं। इंडिया भी इसका पार्टी है, इंडिया ने रेटिफाई कर दिया था और इंडिया ने बोला था और इंडिया को फ्लेक्सिबिलिटी मिली थी कि मर्करी बेस्ड प्रोडक्ट्स को आप धीरे धीरे जो है अप टू 2025 तक आप डिक्रीज़ करने की वो करिए। अब व्हाट आर द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ मीटिंग। तो पार्टीज़ ने अभी अमेंड किए हैं कुछ एनेक्सेस कन्वेंशंस के। उन्होंने बोला है कि सर्टेन बैटरीज, स्विचेस और रिलेज, फ्लोरोसेंट लैम्प्स हैं, उनको धीरे धीरे फेज आउट करना है। न्यू रिक्वायरमेंट हमको ज़रूरी है कि जितने भी डेंटल एमेलगम है जहाँ पे मरकरी यूज़ होता है उसको फेज डाउन करना है एज ऑफ 2025 और कोई भी मरकरी कॉस्मेटिक्स में नहीं यूज़ होना चाहिए। अब व्हाट आर द मीना माता कन्वेंशन रिक्वायर द पार्टीज़ नेशन। तो मीना माता कन्वेंशन क्या बोलती है पार्टीज़ नेशन को? तो सबसे पहले जो जितना भी आप मरकरी रिलीज़ कर रहे हो फ्रॉम आर्टिसनल स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग, उसको पूरी तरह एलिमिनेट करना है, रिड्यूस करना है। मरकरी एयर एमिशंस को कंट्रोल करना है फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, कोल बेस्ड पावर प्लांट। फेज आउट करना है मरकरी यूज़ का प्रोडक्ट लाइक बैटरी, स्विचेस, लाइट्स, कॉस्मेटिक, पेस्टिसाइड्स एंड डेंटल एमेलगम में, और एड्रेस करना है सप्लाई और ट्रेड जो है मरकरी का। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। व्हाट इज़ मरकरी? तो मरकरी क्या है? एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जो कि एयर, वाटर, सॉइल हर जगह मिलता है और अदर सोर्सेस है गोल्ड माइनिंग, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। ये टॉक्सिक इफेक्ट है बिकॉज इस नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, थायराइड बढ़ाता है, किडनी, लंग्स, इम्यून सिस्टम, आइज, गम्स, इन सबको इफेक्ट करता है। और ये जो है WHO ने वन ऑफ द टॉप केमिकल्स कंसीडर किया है जो कि मेजर हेल्थ प्रॉब्लम जनरेट करता है और कोई भी सेफ लेवल एक्सपोजर नहीं है मरकरी का, याद रखिएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मीना माता कन्वेंशन। नेक्स्ट आते हैं यूनाइटेड नेशन ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स। तो न्यू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स अभी एग्री किया गया है 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट जो कि बॉन जर्मनी में हुआ है। अब ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स की अगर बात करें तो ये जो है 28 टारगेट्स पे बेस्ड है कि जितने भी केमिकल और वेस्ट हम जनरेट करते हैं उनका मैनेजमेंट ज़रूरी है।
ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो इलीगल और ट्रैफिकिंग जो है केमिकल और वेस्ट की उनको प्रिवेंट करना है, फेज आउट करने हैं जितने भी हाईली हजार्डियस पेस्टिसाइड्स हैं एग्रीकल्चर में बाय 2025, और पॉलिसीज़ और रेगुलेशन सेटअप करना है कि केमिकल पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है बाय 2030 और ऑल्टरनेटिव्स को प्रमोट करना है। अब जो फिफ्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट ने अभी बॉन्ड डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया है, जहाँ पे वो प्रिवेंट करेंगे कि जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको प्रिवेंट करना है, उनका एक्सपोजर प्रिवेंट करना है और फेज आउट करना है हार्मफुल वंस को। अब आते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट है क्या। ये इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल मैनेजमेंट अडॉप्ट की 2006 में, और ये एक पॉलिसी है जो कि केमिकल्स को मैनेज करने के लिए बनाई गई, ठीक है, जितने भी केमिकल्स हैं उनको मैनेज करने के लिए। अदर कन्वेंशन जो हजार्डियस केमिकल से डील करते हैं, तो बेसल कन्वेंशन हमने पढ़ा था कि जितने भी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट हैं हजार्डियस वेस्ट की उनको कंट्रोल करना। रॉटरडम कन्वेंशन 1998 का प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट वाला। स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए, ये भी हमने पढ़ा। अब दूसरा जो एक और कन्वेंशन है दैट इज़ वैगनी 1995 कन्वेंशन। ये कन्वेंशन ये है कि जितने भी हजार्डियस और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो भी आप फॉरम आइलैंड कंट्रीज़ में जाते हैं उनको पूरी तरह बैन करना है, और ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जो है हजार्डियस वेस्ट का विद इन साउथ पैसिफिक रीजन उनको कंट्रोल करना है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट वैगनी कन्वेंशन 1995। नेक्स्ट आते हैं इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस। तो अभी IAEA जो है उन्होंने इंसिडेंट एंड ट्रैफिक डेटाबेस रिलीज़ किया है कि जितने भी रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं एज़ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी स्टडी। अदर फाइंडिंग्स की बात करें तो रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं जैसे शिप्स वगैरह में जो भी आते हैं वो रिसाइकल कम हो रहे हैं, इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इज़ फीड मटेरियल जो कि ऑब्टेन होते हैं मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज से। अब व्हाट इज़ ITPB, ठीक है, तो इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस इस्टेब्लिश किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, सेक्रेटेरिएट ने 1995 में, और इन्होंने बोला है कि स्टेट्स जो हैं वो जितने भी इलिसिट ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है उनको उन इंसिडेंट्स को कंट्रोल करेगी और मेंटेन और एनालाइज करेगी सारे रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉमन थ्रेट्स, ट्रेंड्स एंड पार्टनर्स। पार्ट ऑफ IAEA न्यूक्लियर सिक्योरिटी प्लान्स का पार्ट है, जिसका एम है कि स्टेट्स जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन, सस्टेन और इस्टेब्लिश करेंगे, ग्लोबल एफर्ट्स को कंट्रीब्यूट करेंगे कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी बनाए रखें और इंटरनेशनल कॉपरेशन बढ़ाएंगे रिलेटेड टू न्यूक्लियर सिक्योरिटी। ओके, सो दिस इज द एंड of pollution part. I will start biodiversity tomorrow. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you.